वेलकम टू मोमेंटम एकेडमी बेटा। हमने जो पीछे वाला हमारी जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने कंप्लीट किया था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है और क्या उसकी प्लोइडी होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, वैसे इसमें आपकी बुक में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग ये दे रखा है, लेकिन इससे पहले अगर हम स्टेप वाइज करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फर्टिलाइजेशन ही रहता है। तो एक बार हम फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखो, हमने क्या बनाया था, हमने एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर बनाई थी पिछले में। तो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ हमारी सिनर्जिड्स थे और यहाँ पे हमारा एग apparatus था। तो एक बार तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ हमारा, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। किस किस का फ्यूजन होगा हमारा यहाँ पे हमारे एक मेल गैमेट का प्लस में हमारा किसके साथ, एग के साथ, ये फ्यूजन होगा। दूसरा फ्यूजन हमारा यहाँ पे किसके साथ होगा, पोलन, जो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूजन होगा। तो पोलर न्यूक्लियाई हमने क्या किया था, N+N किया था। तो सेकंड जो फ्यूजन होता है हमारा, एक बार यहाँ पे फ्यूजन हुआ, अब यहाँ पे जो एक मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जाता है। सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये जो टर्म है ये किसने दी थी, टर्म गिवन बाय नॉस्चिन साइंटिस्ट। सबसे पहले ये जो टर्म है ये किसने दी थी, नॉस्चिन साइंटिस्ट ने दी थी। किसके अंदर दी थी, प्रोटोलेरिया प्लांट के अंदर दी थी। उन्होंने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है, सबसे पहले 2 बार यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार तो फ्यूजन होता है किसके साथ, एग के साथ, और दूसरी बार फ्यूजन किसके साथ होता है, मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ गए, जो हमारा सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स में ये हमारा जो पोर्शन है ये कहाँ पे गया, जो हमारी एग एंटीबॉडल सेल्स थी उनका क्या हुआ, या हमारी जो सिनर्जिड्स थे उनका क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे जो सिनर्जिड्स है और एंटीपोडल सेल है, ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ये डीजनरेट हो जाती हैं, डिहाइसेंस हो जाती हैं, इनका रोल यहीं तक था। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, टर्म नॉस्चिन ने दी थी, 2 बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या डबल फर्टिलाइजेशन मोनोकोट प्लांट शो करते हैं? क्या डबल फर्टिलाइजेशन मोनोकोट में होता है या सिर्फ डाइकोट के अंदर ही होता है? कौन से प्लांट्स हैं ऐसे जो इनको शो करते हैं? तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट के अंदर ही होता है, मोनोकोट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, या बाकी जो हमारे प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, उनके अंदर भी क्या नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम इनको डीपली करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको एक चार्ट की फॉर्म में ही हम करेंगे। हमारा क्या हुआ, फ्यूजन में क्या बनेगा, अगर कोई भी ये जो मेल गैमीट है अगर ये फ्यूज करता है किसके साथ, हमारा जो एक मेल गैमीट था उसका फ्यूजन हमारा किसके साथ हुआ था, एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ हुआ, तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब यहाँ से प्लॉइडी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो करेगा 2
पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं N प्लस N प्लस N, तो क्या हो गया इज इक्वल टू 3N। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ से बनता क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। अब ये जो PEN है इसकी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, इसकी डेवलपमेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन ही शुरू हो गई थी। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्टार्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे जाके क्या बनाएगा, अब ये देखो यहाँ से जो जाइगोट है ये तो आगे जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंडोस्पर्म के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो एंडोस्पर्म है ये क्या देने का काम करता है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट देने का काम करता है, किसको, नरिशमेंट टू सीड। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें देखो यही है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जाइगोट बन जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई होंगे, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। तो 2 टाइप का फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, दैट इज सिनगैमी, सिनगैमी हुआ हमारा। और डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन की वो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या बना रही है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रही है, और फिर एंडोस्पर्म और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा, या किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी इसकी। इसके बाद हमारा जो हमारा ये पीछे वाला टॉपिक था दैट इज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। देखो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये एक चैप्टर और है आपका, वहां भी आएगा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। वैसे ये जो टेक्निक है इनको डिस्कवर करने वाले कौन थे, मेंडल साइंटिस्ट थे। तो मेंडल ने इमैस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में बताया था। आपको पता होगा जो मेंडल साइंटिस्ट हैं कॉन्टिन्यू वो किस पर रिसर्च करते जा रहे थे, उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को ही क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो जब वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते तो वो पहले क्या करते, जो डिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन थे उनका कलेक्शन करते और फिर डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर उनको फोल्ड करवाते, यानी जो कैरेक्टर उनको चाहिए थी उन्हीं कैरेक्टर्स को वो सिलेक्ट करते। तो इस टाइप का जो वे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियली हम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेंडल ने किया था, टॉल प्लांट लिया था, ड्वार्फ प्लांट लिया था, तो उसने क्या किया, टॉल प्लांट के जो पॉलन ग्रेन थे उनका कलेक्शन किया और जो ड्वार्फ प्लांट का जो स्टिग्मा था उसके ऊपर उनको स्टक कर दिया। तो ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आज का जो टाइम चल रहा है ना, हम इतना ज़्यादा जो फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या सीड का प्रोडक्शन, फ्लावर का प्रोडक्शन या जो कल्टीवेटेड प्लांट है वो सब और सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्योंकि देखो पहले वाले टाइम पे क्या होता था कि जैसे जो हमारा एंशिएंट टाइम था, आज से अगर हम बात करें 50-60 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि उस टाइम क्या होता था, जैसे एक किला होता है तो किले के अंदर कितने गेहूं उगते थे, 10 से 15 मन मुश्किल से, यानी मुश्किल से 5-6 क्विंटल गेहूं वहाँ पे होते थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट था। तो उस टाइम क्या था, कौन सी टेक्निक नहीं थी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक वो क्या करते थे, बार बार उसी टाइप की सीड का यूज करते थे। आपको पता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है,
तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब आता है, जब हम कॉन्टिन्यूसली एक ही टाइप की सीड का यूज करते हैं, तो जो सीड है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे बेस्ट जो टेक्निक है, जिसपे आज के टाइम पे बोटेनिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, 3 वे से इसको हम फॉलो करते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है इमैस्क्यूलेशन। सबसे पहला हमारा क्या होता है, इमैस्क्यूलेशन। सेकंड क्या होता है, बैगिंग। उसके बाद क्या होता है, बैगिंग के बाद क्या होता है, हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसकी, बम्बार्डमेंट ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। और जो हमारा सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रीबैगिंग, रीबैगिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन, अनवांटेड पॉलन ग्रेन, जिसको नहीं चाहते हम कि वो फर्टिलाइजेशन करें, रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इमैस्क्यूलेशन बोलेंगे। तो इमैस्क्यूलेशन क्या है, इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, ये हमने कर लिया। क्या करते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स की हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये जो इमैस्क्यूलेशन वाली है, सबसे पहले इसी को करते हैं। इमैस्क्यूलेशन हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन बाय फोर्सेप्स, removal of unwanted pollen grain with the help of forceps, ताकि क्या ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, टू अवॉइड कंटेमिनेशन, टू अवॉइड कंटेमिनेशन, उसको हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। इसके बाद हमारी जो सेकंड टेक्निक आती है वो आती है बैगिंग। बैगिंग का मीनिंग ये नहीं है कि हम उसको बैग में डाल देंगे, नहीं। बैगिंग क्या होता है, हमारा जो ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि इसके ऊपर क्या ना हो, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन है वो क्या ना करें, फर्टिलाइजेशन ना करें। तो इसको बोला जाता है बैगिंग। कवर द स्टिग्मा विद हेल्प ऑफ बटर पेपर। बटर पेपर के साथ इसको कवर कर देना। अब देखो, मान लिया कोई पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, तो वो मैच्योर पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पे आके फॉल हो गया, हमने इसको अनकवर छोड़ा है, हम चाहते हैं कि इस पर हम जो बम्बार्डमेंट करवाएं या जो पॉलन ग्रेन स्टक करे वो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है वो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी किया, हम यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम अनकवर करेंगे। तो यहाँ से इसको अनकवर किया हमने। अनकवर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्या डाल दिए, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डाल दिए। अब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डालने के बाद हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया, जो फोर्थ स्टेप है हमारा, रीबैगिंग। रीबैगिंग यानी हमने दोबारा से इसको रीबैग कर दिया, इसको कवर कर दिया। इसके बाद हमारी जो कैरेक्टर आएंगी वो डिजायर्ड कैरेक्टर आएंगी। जैसे मेंडल ने नोट किया था कि कितने डिजायर्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, कितने टाइप के टॉल प्लांट आए, कितने टाइप के ड्वार्फ प्लांट आए। तो इस टाइप की जो हम डिजायर्ड जो चाहते हैं उस टाइप की क्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। या देखा होगा आपने डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर कलर हैं उनको ऑब्जर्व किया होगा। तो ये सब किसकी वजह से हैं, ये सब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा जो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपमेंट हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
यहाँ तक ये सारे हमारे 2 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इस चैप्टर को हम 3 इवेंट में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और जो थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका है। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट के बारे में पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला भी पॉइंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन का फर्टिलाइज होना किसके साथ, कॉम्पिटिबल स्टिग्मा के साथ। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ पे आके क्या डेवलप होने लगा था, एम्ब्रियो। और यहाँ पे क्या था हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस को शो करता है। और जो एम्ब्रियो है ये हमें पता है किस में कन्वर्ट होना है, सीड के अंदर कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो सिनर्जिड्स हैं वो भी डीजेनरेट हो जाएंगे और एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट हो जाएंगी। बचेगा हमारा कौन, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट है 2n है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा, 1 सेल 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल के अंदर, यानी माइटोसिस को शो करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, माइटोसिस। यहाँ पे क्या है, 1 सेल, 1 सेल से किस में कन्वर्ट होगा, 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, 2 सेल से किस में कन्वर्ट होगा, 4 सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, 4 से वही 8 सेल के अंदर। कंटिन्यू किसको शो कर रहा है, माइटोसिस को शो कर रहा है। 8 सेल बन जाएंगी। 8 सेल के बाद यहाँ पे देखो, जैसे ही 8 सेल बनती है तो ऊपर वाली जो हमारी सेल है वो कैसी होती है, लार्जर सेल होती है। और जो नीचे वाली सेल है यहाँ से, ये जो सेल है ये क्या है, एज इट इज रहती है। और जो नीचे वाली सेल है ये कॉन्टिन्यू डिवाइड करती है। तो ऊपर वाली जो सेल्स है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं दैट इज सस्पेंसर सेल। अब सस्पेंसर सेल क्या करेंगी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगी और कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर बनती है वो बोलती है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। क्यों बोला जाता है इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, आपको पता होगा जब बहुत सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो अपने आप को अरेंज करती है। तो इसमें अरेंज करती है 2 वे से, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में और दूसरी करती है हार्ट शेप स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से जब ये अपने आप को अरेंज करेंगी तो किस तरह से अरेंज करेंगी, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दिस इज नॉन एज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। तो इसको बोला जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी, फर्दर जो ग्लोबुलर सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन होगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये नीचे देखो हार्ट टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये 2023 में सीबीएसई में क्वेश्चन दे रखा था और यहाँ पे इसके बारे में पूछ रखा था। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डीपली करेंगे, बिल्कुल एक एक पार्ट को बड़े अच्छे से करेंगे। जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में यहाँ तक का हमारा जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो मोनोकोट में क्या है आपको पता होगा, 1 कोटिलिडन होता है और डाइकोट में क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं। तो हमने कहा ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो
जब हमारा डेवलप करेगा तो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो सेल है वो कैसे डिवाइड करेंगी, इस तरह से 2 कोटिलिडन के अंदर डिवाइड कर जाएंगे। ये क्या है हमारे 2 कोटिलिडन। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, और जो हमने पीछे की सेल टाइप में वो भी हो सकती है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो हमारा जो ये पार्ट है, हमारा जो ये पार्ट है देखो, ये क्या है, ये कोटिलिडन है, कोटिलिडन है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रीजन होता है हमारा, वो कौन सा रीजन होता है, प्लूम्यूल रीजन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो टिप होती है यहाँ पे, दिस रीजन इज द हाइपोकोटाइल रीजन। यहाँ पे जो हमारा है वो कौन सा होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब कोटिलिडन से पहले वाला रीजन। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा है वो कौन सा रीजन होता है, रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज नोन एज द रूट कैप। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। अब इसके बाद कोटिलिडन आपको पता है, 1 कोटिलिडन भी हो सकते हैं, 2 कोटिलिडन भी हो सकते हैं। तो 2 कोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन बना देगा, और 1 कोटिलिडन है तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोकोटिलिडन हो जाएंगे। उसके बाद है मोनोकोटिलिडन किसके अंदर होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, मोनोकोटिलिडन होते हैं। और डाइकोट का आपको पता ही होगा, जितने भी लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट हैं उन सब में क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन होते हैं। उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर और है मोनोकोट की भी हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो रूट कैप है, आपको पता है ये क्या करती है, ये पाथवे देती है किसको, रूट की जर्मिनेशन को। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। तो जो अर्लीस्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो is known as embryogenesis. embryogenesis। और इसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेज को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक का हमने टॉपिक कर लिया। जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइल एंड पर डेवलप करता है, जाइगोट जहाँ पे सिचुएट होता है, फिर जाइगोट डिवाइड करता है, जहाँ पे एंडोस्पर्म का अमाउंट भी होता है। उसके बाद क्या है, और जो अर्ली स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। अब स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में क्या है, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप आएगी, फिर क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ चुके हैं। डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये एम्ब्रियो है ये क्या हो जाएगा, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 कोटिलिडन हो जाएंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ पर है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, यानी ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ 2 कोटिलिडन, उसको हम क्या बोला जाता है, जहां से ये दोनों कोटिलिडन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, दैट इज हाइपोकोटाइल बोला जाता है। फिर क्या होता है, रेडिकल एंड देन रूटेड कैप। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मोनोकोटिलिडन मोनोकोट प्लांट का है उसमें उसको क्या बोला जाता है, स्कूटेलम। क्या बोला जाता है, स्कूटेलम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप में। कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट प्लांट इज नॉन एज द स्कूटेलम। कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट प्लांट इज नॉन एज द स्कूटेलम। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, हम मोनोकोटिलिडन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोनोकोटिलिडन है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है हमारा, देखो स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, स्क्यूटेलम इज द ग्रास फैमिली के या मोनोकोटिलिडन में क्या होता है
एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटैलम बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें बनानी नहीं आती, तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सिंपल इस तरह से भी अगर इसकी स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज द स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम यानी अभी हमने पढ़ा स्क्यूटैलम को हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, स्क्यूटैलम से क्या डेवलप करता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उसके बाद है यहाँ से देखो ये क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव शीट होती है। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये इस तरह से की जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली जो शीट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है ये वाला जो रीजन है हमारा, दैट इज शूट एपेक्स। शूट एपेक्स, यहाँ से इस रीजन को हम बोला जाता है जहां से शूट एपेक्स अराइज होती है, दैट इज प्लूम्यूल। उसके बाद है दिस इज रेडिकल। यहाँ पे क्या होता है, पहले जो शीट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। क्या बोला जाता है, कोलियोराइजा। उसके बाद है ये वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज रूट कैप, और ये वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्यूटैलम वाला अकॉर्डिंग टू नीट। और ये जो डायग्राम है भाई, ये क्या है, LS ऑफ एन ग्रास। ये क्वेश्चन 4 to 5 years में 2 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द LS ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, LS ऑफ एन ग्रास, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, सीधा क्वेश्चन। तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना है। और ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम भी आपका नीट में आया हुआ है, और ये डायग्राम आपका CBSE एग्जाम में और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से हर बार एक डायग्राम पक्का इंक्लूड होता है, हर बार, चाहे आप नीट का एग्जाम दे लो या आप अपने बोर्ड का एग्जाम दे लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन 100% है, जरूर इंक्लूड होगा। तो ये क्या है हमारा, अब देखो स्क्यूटैलम आपको बता दिया ये क्या होता है, कोटिलिडन होता है। और जो कोलियोप्टाइल है हमारा, कोलियोप्टाइल क्या होता है, इट्स द, देखो कोलियो का मीनिंग ये क्या होता है, शीथ, शीथ ऑफ प्लूम्यूल। किसकी शीथ है ये, प्लूम्यूल की, प्रोटेक्शन का काम करेगी। शीथ है तो इसका मतलब क्या देगी, ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। उसके बाद है कोलियोराइजा, ट्रिक के साथ याद रखना, PR है तो इसका मतलब प्लूम्यूल की शीट। राइजा, राइजा वर्ड हम राइजोइड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, रूट्स के लिए यूज करते हैं। तो कोलियो, कोलियो का मीनिंग शीट, तो ये क्या है, शीट ऑफ रूट या रेडिकल। किसकी शीट है ये, रेडिकल की शीट है। तो ये क्या है, रूट कैप। रूट कैप आपको पता है, रूट कैप का नेचर कैसा होता है, ये बहुत ही ज्यादा टफ होती है। आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी, बहुत ज्यादा टफ होती है। ये पाथवे बनाती है फॉर रूट जर्मिनेशन, रूट जर्मिनेशन के लिए पाथवे बनाने का काम करती है। जैसे देखा होगा आपने, जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो पहाड़ में से भी जो रूट है वो अपना पाथवे बना लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने घर होते हैं तो पुराने घरों की जो ईंटें होती हैं उनमें से भी जो रूट्स हैं वो डेवलप करके पूरे प्लांट की जर्मिनेशन करती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं रूट कैप। या कभी आप ग्रास जो है, ग्रास की रूट कैप को देखना, आगे से वो निडल लाइक महसूस होती है। ये था हमारा एम्ब्रियो के बारे में, कि जो एम्ब्रियो है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमने क्या कर लिया, रूट कैप,
अनडिफरेंशिएटेड शीथ है उसको क्या बोला जाता है, कोलियोराइजा बोला जाता है। अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्राइमोर्डियल सेल्स शूट एपेक्स पर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिप्टाइल बोलते हैं। अब इसने एग्जाम्पल दिया है कि आप क्या करो, कुछ जो सीड्स हैं उनको वाटर के अंदर सॉक करके रखो, जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया। तो आप क्या करोगे, एम्ब्रियो की जर्मिनेशन को उस सीड में बड़ी इजीली क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक रहा, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंडोस्पर्म। अब हम जो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी वहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये भाई यहाँ से डायग्राम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तो यहाँ से आप डायग्राम के बारे में, डायग्राम को बार बार ड्रॉ करके देखना, क्योंकि मैंने बताया डायग्राम क्या है, यहाँ से 100% एक डायग्राम पक्का इंक्लूड होगा, चाहे वो आपसे बनवा के देखें। जैसे अब की बार क्वेश्चन था, एक सेट में था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओव्यूल एंड एक्सप्लेन एनी 3 पार्ट्स, और जो एक क्वेश्चन पेपर था उसमें था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ से 3 और 5 मार्क्स में एक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन 100% पूछी जाती है। तो इस जो ये हमारा टॉपिक है, इसके साथ ही हम अपनी इस क्लास का एंड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो किसके साथ रहेगी, एंडोस्पर्म के साथ रहेगी, और एंडोस्पर्म की टाइप के साथ रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम एंडोस्पर्म और जहाँ तक है ये जो पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।